गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, एक बार कंफर्मेशन दीजिए। हाँ जी सर, क्लियर है। यस और नो? सो वेलकम टू द एपीएसएसबी जी के आपका एनालिसिस क्लास। ठीक है, तो ये जो क्लास है हम लोग जो लास्ट ईयर आपका सीजीएल का पेपर हुआ था उसको एनालाइज करेंगे कि लास्ट ईयर किस तरह से क्वेश्चन आए थे और हम उसके अकॉर्डिंगली इस बार जीके को और बेटर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का आया था कि सर अरुणाचल जीके कैसे प्रिपेयर करना है, तो उस पे भी मैं क्लास लेके आऊंगा। तो उस पे मैं एक पूरा आपका पीवाईक्यू सीरीज डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं अरुणाचल जीके के एपीएसएसबी में, तो वो पूरी सीरीज मैं फिर से दोबारा से स्टार्ट करूंगा ताकि लाइव क्लास में ही हम पूरा डिस्कस करें कि हाँ सर किस तरह के सवाल आपके पिछले एग्जाम्स में आए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपको कैसे प्रिपेयर करना है। बात समझ में आ रही है? ऑल राइट सर। ठीक है सर, तो आज हम लोग सीजीएल 2024 जीके एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा ऑलरेडी सीजीएल का बैच लॉन्च हो चुका है। इस बार सबसे अच्छी बात है 5 टाइम्स मोर वैकेंसीज आई हैं, तो उसका सीधा सीधा आपको फायदा उठाना है। लास्ट बैच हमारा सीजीएल का लॉन्च हो रहा है ऑनलाइन ईटानगर नाहरलगुन निर्जुली में। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं गिवन कॉन्टेक्ट नंबर के साथ। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सर पहला क्वेश्चन है, जो 25 क्वेश्चंस आए थे 2024 से आपका जीके का वेटेज कितना रह गया सर? 25 क्वेश्चंस का वेटेज रह गया जीके का। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जीके का 25 है। तो 25 क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु इज राइटर ऑफ द बुक नेचुरल हिस्ट्री। वैसे सीजीएल 2024 का पेपर बड़ा फेमस हुआ था क्योंकि कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिले थे। एक तो ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस, उसमें भी रैंडम से क्वेश्चंस, तो उसको कैसे करा जाए। तो क्वेश्चन था सर, हु इज द राइटर ऑफ द बुक नेचुरल हिस्ट्री? चार्ल्स डार्विन, प्लिनी, अरिस्टोटल, कार्ल्स लिनियस। ठीक है, बताइए सर इसका ऑथर कौन है, इस किताब का ऑथर बताना है। एनी गैसेस? हाँ, देखो सर एक चीज समझ लो आप, ये क्वेश्चन एक जीके वाले पार्ट में एक सेक्शन होता है बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, तो बुक्स एंड ऑथर्स में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। अब देखो कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी उठा के पूछ सकता है। लेकिन ये सेक्शन में बता रहा हूं, ये कौन सा सेक्शन था? बुक्स एंड ऑथर्स वाला जो आपका सेक्शन होता है उसका ये सवाल है। ठीक है, तो जीके में बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपका जो नेचुरल हिस्ट्री है प्लिनी द एल्डर की लिखी हुई है, इट इज द लार्जेस्ट सिंगल वर्क टू हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम द रोमन एम्पायर टू द मॉडर्न डे। ठीक है, चलिए तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी के अभी याद कर लेना। पिछले 2 सालों में 2 बार रिपीट हो चुका है ये सवाल। ठीक है, 2024 में भी आया है और 2023 में भी सेम क्वेश्चन आया था, और उससे भी पहले एपीपीएससी के एग्जाम्स वगैरह में ये आता रहा है। तो ये फ्रिक्वेंटली रिपीटिंग क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इलाहाबाद वाला जो पिलर इंस्क्रिप्शन है क्या है सर? इट वाज कंपोज बाय कालिदास, कल्हाना, हरिसेन, विशाखादत्त। 4 ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर बताइए सर। हाँ, तो ये सर बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर इज हरिसेन। ठीक है, अब इसमें एक स्टेप आगे आप बढ़ के याद रख सकते हो कि कंपोज किसने करवाया था? हरिसेन ने। और इसमें इंफॉर्मेशन किसकी है सर? उस टाइम के राजा समुद्रगुप्त की इंफॉर्मेशन है। तो ये आपका इलाहाबाद में पिलर इंस्क्रिप्शन, ये एक्चुअली इमेज गलत है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन नहीं है।
तो आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इट गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द समुद्रगुप्त। इट वाज कंपोज बाय हिज कोर्ट पोइट हरि सिंह। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना सर, आपका एमटीएस 2023 में भी आया है, सीजीएल 2024 में भी आया है। ठीक है, तो पिछले 2 सालों में 2 बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, और उन्होंने टाइटल किसका लिया था, कविराज एंड विक्रमा, ये ध्यान रख सकते हो। चलो ये नेक्स्ट आते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन द ईयर। तो ये जो अपना अरुणाचल जीके है उसमें हमने ये ऑलरेडी ये कवर करा चुके हैं। ठीक है, जैसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, ये नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड है नेशनल पार्क, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन द ईयर 1983, 1975, 1986, 1970। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये तो सर आप देख सकते हो अरुणाचल जीके वाले में इसको डाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका किसका हो गया, अरुणाचल जीके, या इसको ज्योग्राफी में भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन के अगर फॉर्म में देखो तो ये आपका ज्योग्राफी में भी आ सकता है, दोनों में ही काउंट हो सकता है। तो ये करेक्ट आंसर सर इसका क्या है, 1983 होगा, है ना। इट वॉज लेटर डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क ऑन 12 मई 1983। अब नामदफा से रिलेटेड थोड़ी बहुत और बात याद रख सकते हो। इट इज इन फैक्ट द नेम ऑफ अ रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम दाफाबुम। ठीक है, दाफाबम क्या है, दाफा हिल का नाम है, बम उसकी पीक का नाम है। तो दाफाबम आपका जो एरिया है वहां से ओरिजिनेट हो रही है एंड मीट्स न्यू दिहिंग रिवर। ठीक है, तो इसमें ये आपका डिक्लेयर हुआ 1983 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, इन द सेम ईयर इट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो नामदफा टाइगर रिजर्व भी ये 1983 में बना था, नेशनल पार्क भी ये कब बन रहा है, 1983 में। ठीक है, अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ नामदफा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे बना के पूछ सकता है सर कभी भी, नामदफा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये भी कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए जरा। बताइए जरा, नामदफा नेशनल पार्क बिल्कुल सही बात, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सर, आपका चांगलांग में है। क्वेश्चन नंबर 4, इसने बड़ी हाहाकार मचाई थी। अद्वैत फिलोसफी वाज एडवोकेटेड बाय आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य। ठीक है, देखिए वेद आने के बाद वेद के जैसे जैसे इंटरप्रिटेशन बनते गए उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग फिलोसफीज बनती गई, जैसे अद्वैत फिलोसफी, द्विवेद फिलोसफी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट हमें अलग अलग फिलोसफीज देखने को मिलती हैं। इसने सवाल पूछा अद्वैत फिलोसफी पे, तो क्या सर अब हमें एक एक फिलोसफी भी पढ़ना पड़ेगी? देखो कुछ क्वेश्चंस आपका कहने के लिए स्टैटिक जीके के लगते हैं, बट दीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स। जिस साल पिछली साल ये आपका एग्जाम में आया है उससे कुछ महीने पहले मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस कराया था कि अभी रिसेंटली एक स्टैच्यू अनवील हुआ है आदि शंकराचार्य जी का। करेक्ट आंसर आदि शंकराचार्य है। तो अभी इस क्वेश्चन के आने से कुछ टाइम पहले आदि शंकराचार्य जी का स्टैच्यू आया था। ठीक है, तो वहां पे मैंने थोड़ा सा आदि शंकराचार्य जी के बारे में डिस्कस किया था, उनकी फिलॉसफी के बारे में बताया था। तो अगर किसी ने उस टाइम करंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़े होते तो इसका आंसर वो बहुत स्मूथली दे पाता, उसको बहुत डिटेल में फिलॉसफी करने की जरूरत नहीं थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, देखने में लगता है स्टैटिक के हैं, बट ये उस टाइम कोई करंट अफेयर्स में न्यूज चल रही होगी उससे रिलेटेड ये बना देता है। अभी और भी क्वेश्चंस पूछे थे पिछली साल में इससे रिलेटेड, उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर, ये आदि शंकराचार्य जी के बारे में है। ठीक है, तो ये अद्वैत फिलॉसफी है क्या? अद्वैत फिलॉसफी अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, वननेस ऑफ गॉड। ठीक है, एक ईश्वर की बात करते हैं ये। उनका कहना है कि एक तो ये सब पूरा क्या है, मेटेरियलिस्टिक वर्ड, उसको उन्होंने नाम दिया माया, और उसके बाद
ये उन्होंने कहा ये एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई एग्जिस्टेंस परमानेंट नहीं, इट इज अ टेम्परेरी थिंग, द माया इज अ टेम्परेरी थिंग। उन्होंने कहा एक है ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब ईश्वर, वो इटर्नल है, वो हमेशा रहने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से वननेस ऑफ गॉड की यहां पर बात करी थी, तो उसको कहते हैं अद्वैत फिलॉसफी, ठीक है। अद्वैत नाम ही है, नॉन डुअलिज्म फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राधा कृष्णन कमीशन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए लास्ट टाइम में जो पेपर आया था, अच्छी बात है, मतलब थोड़ा सा टफ आया था अगर हम बात करें, बट अगर आप बेसिक सवाल भी करके जाते तो आराम से बन सकते थे। द राधा कृष्णन मिशन वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। बैंकिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसको कहते हैं हाँ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये राधा कृष्णन कमीशन कहां से आया, आपको वो याद होंगे एसआरके, मैं शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूं, एसआरके बोले तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे और सेकंड प्रेसिडेंट भी बने हैं, ठीक है। तो उनके अंडर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने एक कमेटी बनाई थी, एजुकेशन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। तो वो जो एजुकेशन से रिलेटेड कमेटी थी वो किनके अंडर बनी थी, राधा कृष्णन के अंडर बनी थी, इसीलिए उनको एजुकेशन से जोड़ा जाता है। टीचर्स डे इसीलिए किसके नाम पे हम मनाते हैं, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के नाम पे मनाते हैं 5 सितंबर को जो टीचर्स डे होता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, तो एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने आपका कमेटी बनाई थी, ठीक है। उनके जो कमीशन था इट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच डेट डिड द जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, ये हिस्ट्री का सवाल है, आपके नोट्स में इजीली मिल जाएगा। तो जलियांवाला बाग पे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है ये क्वेश्चन आगे फिर से रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं, कुछ अलग अनोखे टाइप के आ जाते हैं, वो बार बार आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ऑन विच डेट डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, तो करेक्ट आंसर इज अप्रैल 13, 1919, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा अप्रैल 13, 1919। अब ये आया था द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ सीजीएल 2024, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द मून, बताओ सर मून पर हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। ठीक है, बताओ सर मून पे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। सर इसका करेक्ट आंसर इज मॉन्स विगेंस, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इनको लेकर ये नहीं कि हम माउंटेन के सारे पीक्स याद करने बैठे, मून के सारे माउंटेन्स याद करने बैठे हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमें मान के चलना पड़ता है, जो सबके लिए एक ही जैसे है ना, तो हमें इन पे फोकस नहीं करना होता है, हमें उन पे फोकस करना होता है जो फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। ये तो एक बार हो गया, जरूरी नहीं है बार बार रिपीट हो, चांसेस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अंपत आइलैंड, ठीक है। सीजीएल में थोड़ा सा अलग ये भी देखने को मिला था कि कुछ क्वेश्चंस आपके इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी उन्होंने पूछ लिए हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस है जो जनरली अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स से इजीली कवर हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है और उसमें फ्रिक्वेंटली सवाल आपका एपीएसएस भी नहीं पूछता है, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत इंपॉर्टेंट हम नहीं मानते, तो मतलब फॉर एपीएसएस भी। तो बाकी जो कुछ इस तरह की लोकेशंस हैं वो आपका करंट अफेयर्स में कवर हो जाती हैं। तो राजा अंपत आइलैंड आपको कहां मिलेगा, इंडोनेशिया में मिलेगा। विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स, ठीक है। विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स, बताइए जरा।
लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स कौन सा है सर? तो इसका तो सर आंसर होगा म्यांमार। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आपका स्टैटिक जीके के ज्यादा देखने को मिले थे। लेकिन देखो मतलब लास्ट ईयर ऐसा पेपर आया, जरूरी नहीं इस बार भी ऐसे ही पेपर आए। तो एपीएसएसबी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत प्रिडिक्टेबल पैटर्न पे पेपर बनाता है। जैसे सीजीएल तो ज्यादा बड़ा एग्जाम है कंपेयर टू सीएचएसएल, बट सीएचएसएल का हो तो वो ज्यादा टफ कर दे कंपेयर टू सीजीएल। तो एज सच कुछ फिक्स आपका है नहीं, ठीक है। Which of the following oceans are connected by Panama Canal? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जैसे अगर आप देखोगे कॉन्टिनेंट्स में, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। इनके बीच में आपको एक वाटर बॉडी मिलेगी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पनामा कैनाल, ठीक है। इनके बीच में एक वाटर बॉडी है जिसे हम क्या कहते हैं? पनामा कैनाल। तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर आपका यूरोप एशिया वाला एरिया, ठीक है, इधर अफ्रीका वाला एरिया। तो इधर कौन सा ओशियन है? इधर है सर आपका एटलांटिक, ठीक है। इधर आपका कौन सा ओशियन है? एटलांटिक। और इधर साइड अगर आप देखोगे ये पूरा, और इधर घूम के जाओ तो ये पूरा, इधर क्या है सर आपका? पैसिफिक ओशन, ठीक है। इधर क्या है? पैसिफिक ओशन। तो अगर आप लोकेशन वाइज देखो इसे, तो लोकेशन वाइज अगर आप पनामा को देखेंगे सर, तो ये इधर आपका पैसिफिक है और ये आपका एटलांटिक है, ठीक है। तो पनामा कैनाल किन दो ओशंस को कनेक्ट कर रही है? पैसिफिक को कनेक्ट कर रही है एंड आपका एटलांटिक को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसका सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके पिछली बार देखने को मिल गए हैं। बात समझ में आ रही है सर? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, गिव मी अ थम्स अप अगर यहां तक बात समझ में आ रही है। फिर हम लोग सर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछली बार स्टैटिक जीके के पोर्शन ज्यादा था। Who was the first person to reach the south pole of Antarctica? 11 का आंसर दीजिए। Who was the first person to reach the south pole of Antarctica? अब देखो जनरली हम जो तैयारी करते हैं जीके उसमें इस तरह के क्वेश्चंस रेयरली कवर करते हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि इस तरह के जो रैंडम क्वेश्चंस हम वैसे ही कवर कर सकते हैं। क्योंकि इतना डिटेल में अगर आप फैक्ट याद रखने बैठेंगे ना तो बड़ा मुश्किल है। प्लस ऐसे सवालों से घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि अगर ये आपसे नहीं बन रहे हैं तो सामने वाले से भी चांसेस बहुत कम है बने, ठीक है। तो इसीलिए जीके का स्कोर लास्ट टाइम कंपैरेटिवली कम था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो स्टूडेंट से नहीं बन रहे थे। तो अगर कोई टफ है तो वो सबके लिए टफ है, इसीलिए मैं कहता हूं इजी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि टफ तो फिर सभी छोड़ रहे हैं, लेकिन इजी वाला सब कोई नहीं छोड़ता है। इजी वाला हो सकता है आप अपनी गलती में छोड़ दें, सामने वाला नहीं छोड़ेगा। तो जितने भी इजी सवाल हैं एटलीस्ट वो कोशिश करनी है, बननी ही चाहिए। मैंने बेसिक रूल बताया था जीके का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सर क्या होगा? फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल ऑफ एंटार्क्टिका, इसका आंसर था रोल्ड एमंडसन। अब ये आ जाओ सर 12, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। द सिटी ऑफ पेरिस इन फ्रांस इज लोकेटेड ऑन, ओए होए सर रिवर पूछ लिया। अब क्या हम हर एक इंटरनेशनल सिटी के किनारे नदी याद करते रहेंगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि जब ये सीजीएल का एग्जाम हो रहा था उससे कुछ टाइम पहले आपका ओलंपिक चल रहे थे, और ओलंपिक आपका फ्रांस में चल रहे थे, पेरिस में। तो उसने उसी से रिलेटेड सवाल बना दिया, उसने ओलंपिक पे सवाल नहीं बनाया। तो ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम्पल है कि करंट अफेयर से इंस्पायर होकर सवाल बन रहे हैं, लेकिन स्टैटिक जीके में ही बन रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को स्टैटिक से इसीलिए कनेक्ट करना जरूरी होता है। हमारा जो मटेरियल था उसमें ये सवाल ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है। तो कौन सी रिवर थी सर? वो सीन रिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? अब ये क्वेश्चन सर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं, ये भी उनमें से एक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा रिपीट होता है। भले ही पिछले क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं लेकिन ये क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा सकता, ये क्वेश्चन जिसने छोड़ा उसकी रैंक चली गई, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीटिंग क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज गुजरात। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, तो इंडियन ज्योग्राफी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन है उसमें मैंने सारे रेलवे जोन्स और उसके हेडक्वार्टर्स मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, तो वहां से ही आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हो। ईस्टर्न कोस्ट जो आपका रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भुवनेश्वर, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। When is इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व, अब देखो ये क्वेश्चन आपका डेज एंड डेट्स का सवाल है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं एपीएसएसबी डेज एंड डेट्स के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनाता रहता है, ठीक है, तो कोई ना कोई वो इवेंट पकड़ लेता है, जैसे कभी इंटरनेशनल टाइगर्स डे पे पूछ लिया, इसमें पूछ लिया इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। बताइए सर कब होता है, क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा सर, क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज मई 22, ठीक है, मई 22 आपका इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व पे पूछ रहा है। देखिए सिमलीपाल आपका टाइगर रिजर्व भी है, सिमलीपाल आपका नेशनल पार्क भी है, और मैं कई बार नेशनल पार्क्स की क्लासेस करवा चुका हूं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स मैंने करवाई हैं। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपको सेपरेट एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा नेशनल पार्क्स का। 5 लेक्चर्स में मैंने 100+ नेशनल पार्क्स आपको क्लास में याद कराए हैं, और हमेशा बोला है सर इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो नेशनल पार्क्स कभी नहीं छोड़ दें। तो सिमलीपाल आपका कहां पर है बताइए सर, बहुत बढ़िया, कहां पर है सर आपका, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री ऑफ रिसर्च ऑफ एजुकेशन, फॉरेस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, ये एक सेक्शन होता है जीके में, आपका इंस्टीट्यूशन की लोकेशन, मतलब कोई एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होगा वो पूछ लेगा ये कहां पर लोकेटेड है, उसी पे बेस्ड है ये आपका एक सवाल है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन कहां पे लोकेटेड है, तो ये तो सर आपका मान के चलो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो आपकी जो हम लोग टेस्ट सीरीज करा रहे हैं आपका सीजीएल के लिए स्पेशली, उसमें आपका भर भर के स्टैटिक डालने वाले हैं, ठीक है, तो जीके में भर भर के स्टैटिक मिलेंगे, स्टैटिक जीके इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप अगर सोचो कि अलग से रट के याद कर लो तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं है। क्योंकि देखो सर आप अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी समझो, आप एसएससी वालों से अपने आप को कंपेयर मत करो सर, वो लोग साल भर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और उनको जो एग्जाम होता है वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाता है। पहली बात तो आपका एग्जाम उतना डिटेल का नहीं है, दूसरा आपके पास अभी टाइम भी कम होता है, आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जो बेसिक फैक्ट्स हैं उसको मजबूत करना है, जनरली सवाल उसी से बनते हैं, ठीक है। अब इस तरह के जो भी रैंडम क्वेश्चन है वो हम कवर करा देंगे, आपका टेस्ट सीरीज में जो भी हमारा कोर्सेज चल रहे हैं उसमें जो भी टेस्ट सीरीज बनेगी उसमें हम ये क्वेश्चंस आपके कवर कराएंगे, ठीक है, इस तरह के रैंडम क्वेश्चंस। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है सर, ये कहाँ लोकेटेड है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर in the 8th schedule of the Indian Constitution at present। देखो शेड्यूल्स पे मैं ऑलरेडी, जो हमारा पॉलिटी का लेक्चर होता है, पॉलिटी की क्लास होती है, तो शुरुआत के ही लेक्चर में हम शेड्यूल्स की बात करते हैं। 12 शेड्यूल्स हैं, क्लास में ही मैं आपको 12 के 12 शेड्यूल्स याद कराता हूं। तो जो शेड्यूल 8 है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है,
तो वो पूछ रहा है कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे 8th शेड्यूल में। तो करेक्ट आंसर इज 22। कितनी है सर? 22 एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बारदोशाम डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? ये तो सर बता दोगे क्वेश्चन नंबर 19। हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर जितने कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो बता लोगे तो लगता है ये अपने अरुणाचल का ही है। बताइए सर। बारदोशाम डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? बिहार, अरुणाचल, झारखंड या फिर आपका केरला? क्या होगा सर करेक्ट आंसर? बिल्कुल सर। ट्राइब का नेम बताइए, ट्राइब का नेम। करेक्ट आंसर इज अरुणाचल जीके। तो इसको आर्ट एंड कल्चर या फिर आप कह लो ये अरुणाचल जीके की कैटेगरी में आप इस क्वेश्चन को डाल सकते हो। ठीक है, अरुणाचल जीके की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को आप डाल सकते हो। Which schedule of the Indian Constitution deals with the distribution of power between the central and state governments? ये सर पॉलिटी का बहुत आसान सवाल है। मेरा बस मेन पर्पज यही रहता है कि ये सवाल अगर गलत ना हो आपका, है ना। ये बहुत आसान सवाल है, आप भले टफ वाले छोड़ाओ, लेकिन ये जो बहुत आसान सवाल है ना, ये इंश्योर कर लो ये गलत ना हो। क्योंकि ये तो सर हम लोग बेसिकली क्लास में कवर कर ही लेते हैं। शेड्यूल्स हम पढ़ते हैं, 12 शेड्यूल्स पढ़ते हैं, तो उसमें एक फेडरल लिस्ट होती है। फेडरल लिस्ट कौन सा शेड्यूल है? हाँ सर बिल्कुल, शेरदुकपेन ट्राइब से रिलेटेड है। अब इसमें फेडरल लिस्ट कौन से शेड्यूल में है? आपका 7th शेड्यूल में है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके उन्होंने पूछ लिया, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन द कंकरेंट लिस्ट? अब देखो इसमें जो 20 है ना, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं। जो बेसिक सवाल है ना, आप ये भी नोटिस करना, जो आसान सवाल होते हैं ना वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं। ठीक है। अब ये सवाल रिपीट हो इसके चांसेस कम है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन द कंकरेंट लिस्ट? करेक्ट आंसर इज 52। यूनियन लिस्ट 100। ठीक है, उतना ऐसे याद रखने की नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अभी देखो पॉलिटी की क्लास चली, मैंने उसमें आपको पूरा बताया। आर्टिकल 21A मैंने बोला है सर, आर्टिकल 21A एपीएसएसबी का फेवरेट है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। इसी तरह से, अच्छा ये उससे रिलेटेड नहीं है, वो आपका राइट टू क्या कहते हैं एजुकेशन था, है ना, उस पे भी सवाल बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट पे भी बना है। ठीक है। इसी तरह से जो एक आप बॉडी पढ़ते हो इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में हम उसको कवर करते हैं। तो वहां हम देखते हैं सर ये कौन से कानून से बन रहा है? आरटीआई एक्ट। ठीक है, आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। देखिए कुछ कानून बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये वैसे पॉलिटी में भी हम पढ़ लेते हैं, अदरवाइज करंट अफेयर्स में भी अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है तो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आरटीआई एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपका। ठीक है, तो आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 से ये बना था। अब इसमें क्या सर हमें डेट भी याद रखने की जरूरत है? डेट वो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है। अगर आपको इतना पता है कि 2005 का है तो आप इसे सही कर दोगे। कुछ कानून वो पूछता रहता है यार, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका पूछता रहता है 1972। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसका पूछ चुका है 1986। ठीक है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसी तरह से राइट टू एजुकेशन भी पूछ चुका है 2009। तो मतलब कुछ ऐसे लॉज हैं जिनके ईयर वो पूछता रहता है। ठीक है, तो उनपे हम स्पेशल फोकस रखते हैं। बात समझ में आ रही है सर? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें अगर समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, गिव मी थम्स अप। तो हम लोगों ने सर यहाँ पर आके आपका क्वेश्चन नंबर 22 तक निपटा लिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल of the Indian Constitution
deals with the special provision for the state of Arunachal Pradesh. Which of the following article of the Indian Constitution deals with the special provision for the state of Arunachal Pradesh? अब देखो, इसको आप पॉलिटी के सेक्शन में भी डाल सकते हो या फिर अरुणाचल जीके के सेक्शन में भी डाल सकते हो, दोनों का ही पार्ट है ये, ठीक है। तो मैंने पॉलिटी में कुछ स्टेट्स के स्पेशल आर्टिकल्स पढ़ा रखे हैं, जैसे 371A है ना, इसी तरह से अपना 371H है अरुणाचल के लिए। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले आर्टिकल्स हैं वो हमने पॉलिटी में ऑलरेडी कवर किए हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म रेडियो एक्टिविटी वाज गिवन बाय। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये क्वेश्चन पूछता रहता है। द टर्म रेडियो एक्टिविटी, ये सर आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इट वाज गिवन बाय, कौन था सर आंसर? इसका आंसर लिख लेना मैरी क्यूरी, ठीक है। बायोलॉजी में ये क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बोटनी? बताओ सर, बोटनी के पापा कौन है? ठीक है, थियोफ्रेस्टस। तो ये इस तरह के आपका बायो का एक सवाल पूछ लिया। इसको आप जो जनरल साइंस का बायो है उसमें भी रख सकते हैं या स्टैटिक जीके में भी रख सकते हैं कि फादर ऑफ दिस, फादर ऑफ दैट, फादर ऑफ दिस, उस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो 2024 का यूडीसी का पेपर था वो ऑब्वियसली बात है मॉडरेट से टफ कैटेगरी में था, लेकिन ऐसा होने का मतलब ये है कि वो सभी के लिए है। तो जब भी पेपर टफ आता है तो आपका फोकस होना चाहिए छांट छांट के जो आसान सवाल हैं वो आप बना लो, उतना एटलीस्ट बना लो जितना आपके नोट्स में है, ठीक है। क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके, रैंडम जीके क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे आपके पूछ लिए गए हैं, और रैंडम जीके का तो सर ऐसा है कि कोई लिमिट नहीं है, आप कितना कवर कर लोगे, वो कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, ठीक है। वो तुक्का है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके जो होता है आपका, उस पे क्वेश्चंस काफी देखने को मिले। प्लस करंट अफेयर से डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, बट करंट अफेयर से इंस्पायर्ड होके कुछ स्टैटिक जीके क्वेश्चन बना के पूछे। बाकी अरुणाचल जीके तो ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है, मैं कभी नहीं कहता अरुणाचल जीके छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल जीके भी अगर आप अच्छे से करके चले आओगे, क्योंकि उससे बहुत टफ सवाल बनते नहीं है, लगभग आपसे डुएबल सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है सर आपका इस बार के सीजीएल के लिए। ये एनालिसिस कराने का पर्पस यही था कि एक बार आप ने अगर गो थ्रू नहीं किया है तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि किस तरह से सवाल पिछली साल आए थे, ठीक है, ताकि इस साल आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। इसीलिए मैंने पीवाईक्यू स्टार्ट करा दिए, ताकि आप देखते जाओ सर ओवरऑल एपीएसएसबी पूछ कैसे रहा है। क्योंकि सिर्फ एक पेपर पे जज करके अगर आप प्रिपरेशन करने चले जाओ वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो सर और भी एग्जाम्स में आए हैं, एक पेपर ऐसा निकल गया तो जरूरी नहीं सारे ही ऐसे हों। तो हमें मेन फोकस करना है कि ऑन एन एवरेज एपीएसएसबी किस तरह के सवाल बना रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने स्टार मार्क करे क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं, तो उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो कभी भी आपका मिस नहीं हो पाए, ठीक है। बाकी आपका प्रिपरेशन सदाबहार चलता रहे। सीजीएल का लास्ट बैच इसीलिए नॉर्थ ईस्ट पेसी लॉन्च कर रहा है, जो ऑलरेडी आपका पिछले 2 साल में 400 प्लस सिलेक्शंस एपीएसएसबी एग्जाम्स में दे चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमारी जो पूरी टीम है आपके लिए डेडिकेटेडली सीजीएल के लिए वर्क कर रही है, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है, तो हमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है, ना ही आपको, क्योंकि इस बार 5 टाइम्स ज्यादा वैकेंसी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, तो जान लगा दो इस बार सर, ठीक है। इस साल नहीं हुआ तो अगली साल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर साल इतनी वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो इट इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिस ईयर, ठीक है। इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिस ईयर। आप लोगों की बातों में आके या थोड़ा बहुत हताश होके मत डिसीजन लीजिए कि अरे डिस्ट्रिक्ट कोटा आ गया, ऐसा है वैसा है, करप्शन है, ये है वो है, हम नहीं अप्लाई कर रहे। देखिए आप ये सोचते रह जाएंगे, कोई और प्रिपरेशन करके नौकरी निकाल के बैठ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्स में क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो सर एग्जामिनर जाने, कमीशन जाने, लेकिन अगर आप एस्पिरेंट हैं
तो आपको डाउट नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन पे, ना ही कमीशन पे। आपको बिंदास अपनी तैयारी करते चले जाना है, ठीक है। जो भी प्रोटेस्ट करना है एग्जाम बाद आराम से करते रहना, ठीक है। मेन आपको किस पे फोकस करना है, आपकी प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए अगर आप एस्पिरेंट हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा निगेटिव हो जाए, आप हताश होकर आप प्रिपरेशन छोड़ दें, लेकिन आपका जो साथी है वो ना छोड़े, वो निकाल ले, तो आपने तो अल्टीमेटली और उसके लिए कंपटीशन कम ही कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको अगर प्रिपरेशन करनी है, अगर आप वाकई में एग्जाम निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस एग्जाम में आपका नाम हो, तो सिंसियरली पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा बाद में, क्या है क्या नहीं है, लेकिन पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बस इन्हीं गॉसिप्स में लग जाते हैं, फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो ये आपका आज का पूरा एनालिसिस का वीडियो था। लेक्चर को लाइक कर दीजिए अगर इससे कुछ सीखने को मिला है। इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। मेन हमारा देखिए पर्पस ये है कि इस बार आपका जो सीजीएल है उसमें किसी तरह की कसर नहीं रहनी चाहिए। लास्ट टाइम का जीके थोड़ा सा स्टूडेंट्स को परेशान कर दिया था, हताश कर दिया था, इसीलिए जीके की मुझे इस बार ज़्यादा चिंता है। जीके में आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो मेरे एंड से जितना पॉसिबल हो रहा है जीके के रिगार्डिंग मैं आपके लिए क्लासेस अरेंज कर रहा हूँ, ताकि जीके वाला पोर्शन आपका बेहतरीन गुजरे, ठीक है सर। चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।